अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा इस दफ़ा के सीएसएस जो अभी हो चुके हैं 2022 के, उसमें भी आया था और नेक्स्ट वाले में भी एक्सपेक्टेड है। तो मैं आपको अभी तक की जो डिटेल्स हैं इस टॉपिक की और इसको कैसे आप लोगों ने लिखना है पेपर में, वो बता रही हूँ। लेकिन आप लोग ये टॉपिक प्लीज़ न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ के फॉलो करते रहिएगा और इसमें एडिशंस करते रहिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। ठीक है जी। क्वेश्चन जैसे मर्ज़ी आए, मोस्ट लाइकली यही आएगा कि उस पे क्या उसके इम्प्लिकेशंस हैं ग्लोबली और पाकिस्तान पे, और थोड़ी-सी उसकी डिटेल्स पूछी जाएँगी। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल इसको समराइज़ करके बता रही हूँ, जिस तरह आप लोगों ने पेपर में लिखना है, ताकि आप लोगों को डिफरेंट जगहों से ना देखना पड़े टॉपिक और उसमें आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं जिस तरह से आंसर करती हूँ क्वेश्चन, मैं अपने इंट्रोडक्शन में या कोई कोटेशन दे देती हूँ या फिर कोई फैक्ट दे देती हूँ। ये देना बहुत ज़रूरी है। इससे एग्जामिनर की एकदम अटेंशन जो है वो आपका ग्रैब कर लेता है आंसर, ठीक है? ये मैंने कोटेशन डाल दी है, ठीक है? अच्छा जी, यूक्रेन में क्या पावर डिस्ट्रीब्यूशन रही है हिस्टोरिकली, ये देखते हैं हम कि यूक्रेन की पार्लियामेंट जो है वो उसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, और उसका टिल्ट जो है वो टुवर्ड्स यूरोप है, ठीक है? वेस्टर्न वर्ल्ड है उसका टिल्ट। लेकिन जो उसका प्रेसिडेंट था 2014 तक, वो रशिया का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस था और वो उसका टिल्ट रशिया की तरफ था। बोन ऑफ कंटेंशन, मसले कहाँ से शुरू हुए रशिया और यूक्रेन के बीच में? हिस्टोरिकली बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप उसमें नहीं जाएंगे। जो मैं आपको बता रही हूँ, आपने इसको बिल्कुल ऐसी हेडिंग्स देनी है और ऐसे ही इसको पेपर में अटेम्प्ट करना है, ठीक है? जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो बेसिकली ये है, जहाँ से रशिया को गुस्सा चढ़ा है यूक्रेन के ऊपर, वो ये था कि यूक्रेनियंस जो है ना, वो उनका एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है ओवरऑल, जो कि कम्युनिस्ट वर्ल्ड, आपको पता है चाइना रशिया ये कम्युनिस्ट वर्ल्ड है, ठीक है? इससे वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, ठीक है? रशिया से वो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है यूरोपियन साइड पे, कैपिटलिज्म वर्ल्ड की तरफ। तो रशिया को इससे मसला था। रशिया को इससे मसला क्यों है, कंसर्न्स क्या हैं रशिया के? 1991 में आपको पता है यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हुई थी। उसमें यूक्रेन जो है वो, जो ऑलरेडी रशिया का पार्ट था यूएसएसआर का, वो भी डिसइंटीग्रेट होकर इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था। तो अब यूक्रेन जो है, अगर आप इसका मैप देखेंगे, मैंने कभी अपने पेपर्स में मैप्स नहीं बनाए, मैं बस देख लेती हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए। यूक्रेन जो है वो रशिया का इमीडिएट नेबर है, वेस्टर्न साइड पे रशिया का इमीडिएट नेबर है। और रशिया की हिस्ट्री रही है कि उसने अपने नेबर्स को कभी भी वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ नहीं जाने दिया, ठीक है? उसने कभी उसकी तरफ इन्हांस नहीं करने दिए वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अपने रिलेशंस। ऑल्दो डिसइंटीग्रेट होकर इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई थी, लेकिन फिर भी रशिया का ओवरऑल इन्फ्लुएंस उन सब कंट्रीज के ऊपर रहा है। ये 15 स्टेट्स थे जो डिसइंटीग्रेट हुए थे यूएसएसआर से, लेकिन प्रीडोमिनेंटली रशिया का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा है। इसकी एक एग्जांपल ये है कि जॉर्जिया 2008 में वो यूरोपियन वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ थोड़ा सा रिलेशंस एनहांस करने की कोशिश की थी। इकोनॉमिक रिलेशंस ईयू के साथ, फिर मिलिट्री रिलेशंस नेटो के साथ जॉर्जिया ने 2008 में बढ़ाने शुरू किए थे। तो रशिया ने फ़ौरन से मिलिटरीली इंटरवीन किया था और विद इन 3 डेज़ जॉर्जिया को रशियन ट्रूप्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है? ये हमारे पास हिस्टोरिक एग्जांपल है कि रशिया जो है वो अनकंफर्टेबल है अपने नेबर्स को वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ रिलेशंस एनहांस करने देने में, ठीक है? उसके बाद दूसरा कंसर्न रशिया का क्या है? अच्छा, पहला तो रशिया का ये हो गया मसला सबसे बड़ा कि वो अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता है इंटैक्ट अपने जो यूएसएसआर स्टेट्स थे, 15 स्टेट्स, उनके ऊपर। दूसरा रशिया का कंसर्न ये था कि यूक्रेन जो है उसके इकोनॉमिक टाइज बढ़ते जा रहे थे यूरोपियन यूनियन के साथ ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। इसका मतलब ये था कि यूक्रेन जो है वो कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ मूव हो रहा है। ये रशिया की आइडियोलॉजी को एक थ्रेट था, ठीक है? रशिया हमेशा से कम्युनिस्ट वर्ल्ड रहा है और वो नहीं चाहता कि जो पहले से उसके अंडर इन्फ्लुएंस रहे हैं वो कैपिटलिज्म की तरफ मूव हो। अच्छा जी, अब यूक्रेन जो है वो कैसे मूव हो रहा है कैपिटलिज्म की तरफ? 2013 में यूक्रेन ने साइन किया मल्टीलेटरल ट्रेड डील यूरोपियन यूनियन के साथ। यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन की तरफ से ट्रेड लेवरेजेस बहुत दिए जा रहे हैं पास पिछले कुछ अरसे से, जिसमें यूरोपियन यूनियन जो है वो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है यूक्रेनियन प्रोडक्ट्स के लिए वो ख़त्म कर रहा है, ठीक है? इस तरह के बहुत सारे ट्रेड लेवरेजेस दिए जा रहे हैं, जिससे रशिया थोड़ा अनकंफर्टेबल है कि यूक्रेन के साथ इतनी इकोनॉमिक टाइज यूरोपियन यूनियन क्यों बढ़ा रहा है, ठीक है? ऑब्वियसली जब इकोनॉमिकली वो सपोर्ट करेगा यूक्रेन को, तो यूक्रेन का टिल्ट रशिया के बजाय कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की तरफ होगा। तीसरा रशिया का कंसर्न है कि यूक्रेन, चलो इकोनॉमिक टाइज तो उसके बढ़ ही रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, उसके डिफेंस टाइज, डिफेंस रिलेशंस भी नेटो के साथ इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो रशिया को इनडायरेक्ट थ्रेट है। नेटो की इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन बाल्टिक रीजन में, रशिया के जो आसपास का रीजन है उसको हम बाल्टिक रीजन कहते हैं, वो बढ़ती जा रही है कुछ अरसे में, बाल्टिक रीजन में इन जनरल और यूक्रेन में इन पर्टिकुलर, और ये रशिया को डायरेक्ट थ्रेट है, ठीक है? ये कैसे बढ़ती जा रही है? इसकी एग्जांपल ये है कि 2012 और 2013 में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी यूक्रेन की
विद नेटो मेंबर कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद 2021 में जॉइंट एक्सरसाइज हुई थी 8 नेटो मेंबर कंट्रीज की, जिसमें यूएस, यूके ये सारे इंक्लूडेड थे, ठीक है। इनकी यूक्रेन के साथ जॉइंट एक्सरसाइज हुई। उसके बाद 1991 में वाशिंगटन ने यूएस ने बेसिकली रशिया को प्रॉमिस किया था कि नेटो जो है वो एक्सपैंड नहीं करेगा बाल्टिक रीजन में, ठीक है, ताकि रशिया के नेबर्स में एक्सपैंड नहीं करेगा, ताकि रशिया को थ्रेट ना हो कोई। लेकिन ग्रेजुअली अभी तक 4 बाल्टिक स्टेट्स ऐसे हैं रशिया के नेबरहुड में जो नेटो के मेंबर्स बन चुके हैं 1990s ऑनवर्ड्स, ठीक है। रशिया की यूएसएसआर की डिसेंट इंटीग्रेशन के बाद 4 मेंबर्स अभी तक नेटो मेंबर्स बन चुके हैं। 4 कंट्रीज रशिया जो यूएसएसआर का पार्ट थे वो अभी तक नेटो मेंबर्स बन चुके हैं। ये रशिया को बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि रशियन का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है उसको जैसे जैसे नेटो की पेनिट्रेशन और वेस्टर्न वर्ल्ड की पेनिट्रेशन बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियसली वो लोग टेक ओवर करते जाएंगे, तो रशिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर को ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। उसके बाद आ जाते हैं कि जी रशिया ने यूक्रेन को रोकने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, टुवर्ड्स नेटो एंड ईयू। ये नहीं है कि रशिया ने बस मुंह उठा के उनके ऊपर अटैक कर दिया है। रशिया ने बेसिकली इससे पहले भी काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है यूक्रेन को रोकने के लिए कि बाज आ जाओ भाई, लेकिन वो नहीं माना, तो अल्टीमेटली रशिया ने अटैक किया है, ठीक है। हम देख लेते हैं कि क्या रशिया ने स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहले तो इसने 5 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया था अपने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 2014 तक यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो है वो रशिया के क्लोज था, रशियन इन्फ्लुएंस था, तो वो रशिया ने उसके थ्रू 5 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया यूक्रेन को, ठीक है। लेकिन यूक्रेन की पार्लियामेंट ने, जो कि प्रो वेस्टर्न पार्लियामेंट थी, अभी भी है, उन्होंने अपनी इंगेजमेंट नेटो और ईयू के साथ नहीं रोकी, और पार्लियामेंट ने कू कर दिया था यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के खिलाफ 2014 में, जिसकी वजह से यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो था उस वक्त उसको भागना पड़ा मुल्क से, और वो रशिया चला गया भाग के, ठीक है। अब उनका नया प्रेसिडेंट है। तो 2014 तक जो प्रेसिडेंट था वो प्रो रशिया था। फिर रशिया ने उसके थ्रू बेल आउट पैकेज देने की कोशिश की यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन की पार्लियामेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के खिलाफ पार्लियामेंट्री coup हो गया, और वो भाग गया वहाँ से रशिया। उसके बाद रशिया ने क्या किया, रशिया ने स्टॉप कर दिए एनर्जी सप्लाईज यूक्रेन के लिए, ठीक है। उसने कहा कि ये थ्रेट, एक और थ्रेट करके देखते हैं यूक्रेन को, तो अपनी जो एनर्जी सप्लाईज हैं वो रोक दी, क्योंकि रशिया के जो नेबर्स हैं वो प्रीडोमिनेटली दे रिलाई ऑन रशियन सप्लाईज, एनर्जी सप्लाईज, तो रशिया ने वो एनर्जी सप्लाईज रोक दिए, लेकिन यूक्रेन जो है वो फिर भी बाज नहीं आ रहा था। उसके बाद रशिया ने क्या किया, रशिया ने ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पे एक क्राइमिया जो है वो रीजन है, उसको रशिया ने टेक ओवर कर लिया है, ठीक है, एनेक्स कर लिया है विद इन रशियन टेरिटरी। ये कैसे किया है नेक्स्ट, रेफरेंडम करवाया था जब प्रो रशिया प्रेसिडेंट था, तो उसने रेफरेंडम कराया क्राइमिया में, और क्राइमिया के कुछ जो मोस्टली लोग थे वो प्रो रशिया थे, क्योंकि नेबर्स थे बिल्कुल, बाउंड्री जो है वो एक ही थी रशिया के साथ, तो वो इन्फिल्ट्रेशन बहुत थी, इधर उधर आना जाना बहुत था, तो वो प्रो रशियन थे, और उन्होंने रेफरेंडम में रशिया को फेवर किया, और जैसे ही उन्होंने रेफरेंडम में रशिया को फेवर किया उसके बाद रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया, ठीक है। ये भी एक थ्रेट था रशिया का यूक्रेन की तरफ से कि मैंने एक हिस्सा तुम्हारा एनेक्स कर लिया तो मैं पूरा यूक्रेन भी एनेक्स कर सकता हूँ, लेकिन इस चीज़ ने भी यूक्रेन को नहीं रोका। 2013 ऑनवर्ड्स रशिया ने छुप छुप के आर्म्ड अपराइजिंग शुरू करवा दी हैं इसमें यूक्रेन में, ठीक है। सेंट्रल और साउथ ईस्ट जो यूक्रेन है उनके लोगों के दरमियान में आर्म्ड अपराइजिंग शुरू करवा दी। जो अपराइजर्स थे वो कम्युनिस्ट थे और प्रो रशियंस थे। मोर देन 13,000 पीपल गॉट किल्ड इन दीज अपराइजिंग्स, ठीक है, और 1 लाख के करीब जो है वो इंजर हुए थे, और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए थे। तो ये अपराइजिंग्स जो हैं ये रशिया ओपनली नहीं एग्री करता कि उसके वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कोवर्टली जो है वो फिर सबको पता है कि रशिया इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है इन यूक्रेन, ठीक है। फिर भी यूक्रेन नहीं माना, तो उसके बाद रशिया ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया है। फुल स्केल अटैक था ये, ठीक है। कुछ टाइम पहले तक ईस्टर्न यूक्रेन, साउथ ईस्टर्न यूक्रेन और बेलारस रीजन जो है वो रशिया ने टेक ओवर कर लिया था, और उसके रशियन ट्रूप्स जो हैं वो आ चुके थे वहाँ पे। अभी भी ये वॉर जारी है, पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया के ऊपर इसके इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो हम बाद में जाके बात करते हैं, बट द वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट्स हैं इसके, और इसके बाद कंसर्न्स ऑफ रशिया, फिर उसके बाद रशिया ने क्या स्टेप्स लिए यूक्रेन को रोकने के लिए, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड का क्या रिएक्शन आया जी।
जब रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे, फुल स्केल अटैक, तो उसके बाद वर्ल्ड का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो जर्मन चांसलर, फ्रांस प्रेसिडेंट एंड पीएम ऑफ यूके, ठीक है, बोरिस जॉनसन, ये लोग गए हैं मॉस्को रशिया को समझाने के लिए, लेकिन उनकी बात रशिया ने ऑब्वियसली नहीं मानी। यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस इन पेपर, मैं सिर्फ आप लोगों को जनरली बता रही हूँ कि 24 फरवरी को अनफॉर्चुनेटली आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर वॉज इन रशिया, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली सबको ये लगा कि पाकिस्तान जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है इन वॉर, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। ये हम आगे जाके इम्प्लीकेशंस हम पाकिस्तान पे देखेंगे कि क्या इसका क्या इम्प्लीकेशन हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद वर्ल्ड रिएक्शन में जो पूरी दुनिया है वो ईस्ट वर्सेस वेस्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है। चाइना, आपको पता है, वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं वो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन रशिया। इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया ऑल दो स्ट्रेटेजिक अलाय है यूएस का, लेकिन इंडिया ने यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की वोटिंग में एब्सटेन किया है वोट करने से अगेंस्ट रशिया, ठीक है, और पाकिस्तान ने भी। ये ईस्ट हो गया। वेस्ट जो है वो प्रीडोमिनेटली इट्स सपोर्टिंग कीव। आप अगर यूक्रेन के बजाय कभी कभी इस तरह से कैपिटल कंट्रीज़ के कैपिटल का नाम लिख दें तो उससे बहुत अच्छा आपका पेपर में इम्प्रेशन जाता है। तो आपने ये कभी कभी एक स्टंट ट्राई कर देना है, लेकिन ये नहीं करना कि आप किसी और कैपिटल का नाम किसी और कंट्री के साथ लिख दें। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी कुछ ऐसे हैं जो रशिया को सपोर्ट अंदर अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं। फ्रांस और जर्मनी जो है उन्होंने रिफ्रेन किया है यूक्रेन में अपने ट्रूप्स भेजने से, ठीक है, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी का भी रशिया के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं, तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। एनीवेज, इसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा, ये तो वर्ल्ड का जो है ओवरऑल रिएक्शन आ गया। इसके बाद ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हम देखते हैं कि डिफरेंट चीज़ों पे इस वॉर के इम्प्लीकेशंस क्या हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमी में देख लेते हैं। फाइनेंशियल सैंक्शंस हमें पता है रशिया के ऊपर लगाई जा चुकी हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से। यूएस और ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने, सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया जो है उसके फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो फ्रीज कर दिए हैं। इट्स वर्थ इज़ US डॉलर 643 बिलियन, ठीक है, ये रिजर्व के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है फॉरेन रिजर्व की। ये फ्रीज कर दिए हैं, ठीक है। रशियन कंपनीज और इंडिविजुअल्स के जो बाहर एसेट्स थे वो सारे फ्रीज हो चुके हैं, ठीक है। रशिया को प्रिवेंट कर रहे हैं अपनी इमरजेंसी सॉवरेन वेल्थ फंड, नेशनल वेल्थ फंड जो आपका बाहर के बैंक्स में पड़ा हुआ है, वो रशिया जो है वो अब यूज़ नहीं कर सकता है, उसको रोक दिया गया है, ठीक है। रशियन बैंक्स जो हैं वो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम जो है उससे हटा दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं। बिग वेस्टर्न कंपनीज एप्पल, ऑडी, BMW, नेटफ्लिक्स, कोका कोला वगैरह, इन्होंने अपनी सेल्स और अपने स्टोर्स वगैरह क्लोज कर दिए हैं रशिया में, ठीक है। ये इकोनॉमी बहुत हैवी हिट हुई है रशिया की आफ्टर इट अटैक यूक्रेन वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से। ओवरऑल आप देखें वर्ल्ड वाइड कमोडिटीज़ प्राइसेस, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस की प्राइसेस, ओवरऑल ऑयल एंड गैस प्राइसेस इंक्लूडिंग पाकिस्तान पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं, ठीक है। मेटल्स जो हैं, बेस मेटल्स, रशिया क्योंकि उनका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, मेन प्रोड्यूसर है, टाइटेनियम, निकल, पलाडियम वगैरह, उनकी प्राइसेस जो है वो बहुत बढ़ गई है। इसकी वजह से ग्लोबल इंडस्ट्रीज़, स्पेशली जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, गाड़ियों में ये मेटल्स यूज़ किए जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा हिट हुई है। उसके बाद एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, वीट, मेज़, बार्ले, ये इनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। रशिया और यूक्रेन जो है वो मिल के मोर देन अ क्वार्टर ऑफ ग्लोबल वीट ट्रेड, ठीक है, दीज बोथ कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल। तो उसमें मसला हो रहा है। फिर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, सप्लाई चेन किसकी वजह से? लैंड रूट्स जो हैं रशिया की वजह से एशिया और यूरोप के दरमियान में लैंड रूट्स जो हैं वो रुक गए हैं, उधर से जाना डिफ़िकल्ट हो गया है। यूरोप ने अपना रूट जो है वो ख़त्म कर दिया है थ्रू रशिया। एयर टाइज जो है वो रशिया और यूरोप के दरमियान ख़त्म हो चुके हैं, और सी रूट्स जो हैं जो ब्लैक सीज वो होके जाते हैं वो सारे डिसरप्ट हुए हैं, ठीक है। ग्लोबल इन्फ्लेशन में आप देख लें, ग्लोबल इन्फ्लेशन पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स जिनमें रशिया कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 1 ट्रिलियन करता था, रशिया कंट्रीब्यूट करता था अराउंड 1 ट्रिलियन, वो अब नहीं कर सक रहा, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है, ठीक है। इसमें आप देखें कि वीट वीट का मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। कॉर्न, बार्ली, ये सारी चीज़ें, इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उसके अलावा नेचुरल गैस प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि यूरोपियन नेचुरल गैस जो है वो महंगी है एज़ कम्पेयर टू रशियन, ठीक है।
रशिया से लेना बंद कर दिया है वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, तो वो ऑटोमेटिकली नेचुरल गैस की प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। ग्लोबल ग्रोथ जो है वो बहुत हिट हुई है। यूके के बैंक्स की शेयर प्राइसेस जो हैं वो नीचे आ गए थे। अभी मुझे लेटेस्ट नहीं आएगा, आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। अभी तक यही चल रही होगी मोस्ट लाइकली। आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और रशिया ने जिन कंपनीज़ की पेमेंट्स वगैरह करनी थी या ओ करता था उनको कोई पेमेंट्स या पैसे वगैरह, वो अब नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से उन कंपनीज़ को बहुत बड़ा हिट आया है, ठीक है। और इनमें से जो जितने डेट्स रशिया ने लिए हुए हैं वो मोस्ट लाइकली राइट ऑफ करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको लॉसेस होंगे, ठीक है। यूएस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर्स बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। जनरल साइंस में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत बढ़ चुकी है। तो वो उसमें मेटल्स, बेस मेटल्स यूज़ होते हैं, पैलेडियम वगैरह, जो कि रशिया उसका मेन प्रोड्यूसर है। लेकिन अब क्योंकि यूएस उससे नहीं इंपोर्ट कर सकता, जिसकी वजह से यूएस की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वो सीरियसली हिट हुई है। उसके बाद जी आप देखें पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आया। पाकिस्तान पे करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फूड शॉर्टेज हमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारी 39% वीट जो है वो यूक्रेन से आती है, और जिसकी वजह से अब वो डिसरप्ट हो चुकी है, उसमें मसला आ रहा है, ठीक है। 37% ऑफ द कॉर्न स्टार्च हमारा यूक्रेन से आता है, ठीक है। और पोलिएस्टर में 28% शेयर है यूक्रेन का, जिसकी वजह से हम लोग ओपनली रशिया को सपोर्ट नहीं कर सके और यूक्रेन को भी नहीं। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है हमारा वो बहुत हिट हुआ है। स्टील इंडस्ट्री, हमारी जो रॉ मटेरियल है वो रशिया से आता है स्टील का। तो पाकिस्तान जो है वो दोनों कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है, इसकी वजह से हमने अभी तक कोई साइड नहीं ली थी। फ्यूचर में भी मोस्ट लाइकली हमें साइड्स तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो वही बात आ गई है कि खान जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो ही वाज इन मॉस्को द डे प्यूटन अटैक यूक्रेन। प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर भी, ऑल्दो इमरान खान ही स्ट्रेस्ड टू Putin दैट कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट इन एनीवन्स इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली हमने ओपनली जो है किसी को भी सपोर्ट या किसी के अगेंस्ट नहीं गए हम लोग एज कंट्री ओपनली, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा दोनों कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, हम लोग साइड्स नहीं ले सकते ऑब्वियसली। ये आईएमएफ वाला पार्ट आप पढ़ लीजिएगा, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। बट ये सिंस वी आर आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट नाउ, तो दिस डज नॉट अप्लाई एनी मोर। इसको आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको प्लीज़ लिखिएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, यूएस जो है वो पाकिस्तान की टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन रही है हमेशा से। रशिया जो है वो उस तरह से हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं है रशिया में, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो यूएस को नाराज़ नहीं कर सकता। और हम लोग वी आर काइंड ऑफ स्टक कि वी कैन नॉट टेक साइड्स, although US wants us to take side and speak against Russia, but we cannot, and we are unable to. We are dependent on Russia, but we are also dependent, heavily dependent on US. Oil prices जो है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो ऑयल प्राइसेस हैं। आप देख लें कि हमारी ऑयल प्राइसेस कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। रशिया यूक्रेन क्राइसिस जब से स्टार्ट हुआ है, ये कुछ पाकिस्तान के ऊपर इफ़ेक्ट्स हैं। इसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन में मोस्ट लाइकली पूछा जा सकता है कि कुड रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट टर्न इनटू अ वर्ल्ड वॉर 3। वर्ल्ड वॉर्स ऐसे ही स्टार्ट होती हैं, हमेशा से होती आई हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसको आपने कैसे टैकल करना है। इसमें आपने कुछ ऐसी हेडिंग्स देनी है और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन रशिया आर नन लाइक द वर्ल्ड हैज़ सीन बिफोर, ठीक है। जो रशिया ने सैंक्शंस लगाई हैं यूएस के ऊपर, ये आज तक पहले नॉर्मली इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं लगाई जाती। लेकिन क्योंकि इट्स रशिया, तो वेस्ट जो है वेस्टर्न वर्ल्ड वो थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। ये पास्ट में हो चुका है एक दफ़ा। जर्मनी जो है वो सैंक्शन किया था जर्मनी को आफ्टर। आप लोगों में से जिसने पॉलिटिकल साइंस और आईआर रखा हुआ है उनको आइडिया होगा कि जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कितनी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था और उसके ऊपर शदीद सैंक्शंस इम्पोज किए गए थे, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, इट rejuvenated हिटलर एंड द जर्मन नेशन टू फाइट बैक एंड रिक्लेम देयर लॉस्ट नेशनल प्रेस्टीज एंड डिग्निटी, एंड दैट रिजल्टेड इन वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। अगर रशिया के ऊपर इतने हैवी सैंक्शंस लगाएं तो रशिया भी फ्यूचर में अगेंस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड वो फाइट बैक कर सकता है, रिटालिएट कर सकता है। उसके बाद एक और एग्जांपल हमारे पास है कि व्हेन यूनाइटेड स्टेट्स इनिशिएटेड अ ब्लॉकेड, एंड ये यूएस हिस्ट्री वालों को आइडिया होगा। जापानीज़ इंपोर्ट्स जो हैं उसके साथ इंटरफेयर किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने, और उनके रॉ मटेरियल्स को रोकने की कोशिश की थी 1941 में। तो पर्ल ऑफ हार्बर हुआ था उसके बाद, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स हमारे पास पास्ट में आती हैं, जिससे हमें ये लगता है कि ये इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, दिस कुड टर्न इनटू अ वर्ल्ड वॉर 3। लेकिन इट इज़ फॉर द फ्यूचर।
लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। आपने अपना कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं देना इसमें, बस आपने मिडिल वे लेना है और एंड में बस आपने इस तरह से के लेट्स वेट एंड वॉच के फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं। But this has a potential to turn into World War III, especially when the world is divided into East versus West। ठीक है। ये जी पूरा लेक्चर हमारा हो गया है। इसी तरह से आपने हेडिंग्स देनी है, इसी तरह से आपने कोटेशन कोट कर दें एक आधी, और फैक्ट्स वगैरह ऐसे ही आपने लिखने हैं अपने आंसर में, तो इंशाल्लाह आपको इसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स दिया करें और इसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाया करें, और इसको कनेक्ट किया करें विद द क्वेश्चन स्टेटमेंट। ठीक है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप प्लीज़ एन आई ऑन द न्यूज़ एंड न्यूज़पेपर्स, और जो भी उसमें अपडेट्स आती हैं वो प्लीज़ आप इस लेक्चर में ऐड करते जाइएगा। गुड लक। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।